चलो साहब, वापस से आप सभी का स्वागत है। और बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा टेक्निकल जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है वो है चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलो साहब, सुनते हैं समझते हैं। सर आप समझो, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए फंड। सो मनी रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस, जो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। क्योंकि सर आप किसी भी बिजनेस को जब चलाते हो तो आपको लगता है उसके लिए पैसा, फाइनेंस, और हर पैसा आता है कुछ ना कुछ कॉस्ट पर। अगर आप रिटेन्ड अर्निंग भी बेटा यूज करते हो बिजनेस के लिए तो वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर आएगी। अगर आप बैंक से लोन लाते हो तो उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो उसकी कॉस्ट है। तो क्योंकि पैसा बेटा अपने साथ जब आता है तो कुछ ना कुछ कॉस्ट लेकर आता है, तो हमें इसलिए उसका मैनेजमेंट करना बड़ा जरूरी है। मैनेजमेंट क्या होता है सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस। सर मैं पैसा जहां से ला रहा हूं वो भी मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में लाना है, और जहां मैं इसको इन्वेस्ट करूं वो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। इन दोनों बातों का ही जो क्या बोल सकते कॉम्बिनेशन है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्वेश्चन आता है सर, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या उल्टा पूछ सकते हैं व्हाट इज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। दोनों का आंसर एक ही होगा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होती है? बाय इंक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू कैसे बढ़ती है? बाय टेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। डिसीजन कितने होते हैं? 3, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। वाह, बढ़िया था। हाँ, एक बार पढ़ सकते हो, सब लिख रखा है। चलो साहब, इतनी जल्दी अपन ने इतना सारा कर दिया, बताओ। हाँ, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर फाइनेंसिंग आता है, इन्वेस्टमेंट आता है और डिविडेंड। आप इसको कैसे सोचेंगे? सर फाइनेंसिंग बोलता है पैसा कहां से लाएं, इन्वेस्टमेंट क्या बोलता है? पैसा कहां लगाएं, और जब लगा के प्रॉफिट कमाएं तो वो बांटें कि ना बांटें, ये होता है डिविडेंड डिसीजन। ये तीनों डिसीजन अगर आपके बढ़िया होते हैं तो आपकी इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ती है, और मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो अल्टीमेटली वो लीड करती है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, और यही ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आओ साहब, एक एक करके कहानी बढ़ाते हैं। चलो पहले इन्वेस्टमेंट ही है तो वो ही कर लेते हैं। पैसा कहां लगाया जाए? सर फर्म को चूज करना है वेदर टू इन्वेस्ट दी रिसोर्सेज। चलो साहब, कहां कहां कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में? अच्छा, पैसा लॉन्ग टर्म में करें कि शॉर्ट टर्म में करें? लॉन्ग टर्म को क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। शॉर्ट टर्म को क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल डिसीजन। प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम है ये, सर जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं ना, इसमें प्रॉब्लम एक है कि लॉन्ग टर्म डिसीजन जो होते हैं उसमें पैसा आपका बहुत लंबे समय के लिए फंसेगा, और सर इसके आने वाले जो इंपैक्ट हैं, जिस साल आपने इन्वेस्ट किया उसमें अकेले नहीं आएंगे, इसके इंपैक्ट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलते हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म डिसीजन जो होने चाहिए वो बेहतरीन होने चाहिए, क्योंकि एक बार लॉन्ग टर्म डिसीजन लिया उसको आप रिवर्स, और कल को अगर करोगे भी तो ह्यूज कॉस्ट इनकर करनी। से फॉर एग्जांपल शादी लॉन्ग टर्म डिसीजन है, इसलिए जब 7वां फेरा लो सोच समझ कर लो। कल को रिवर्स, तो आप सोचो सर सीधे फेरे लिए थे उल्टे कर दें तो पॉसिबल, कल को अगर अलग भी होना तो एट अ ह्यूज कॉस्ट। लॉन्ग टर्म डिसीजंस आर इररिवर्सिबल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ऐसी मेरी बात हुई थी। चलो शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म, चलो आगे आ जाओ। शॉर्ट टर्म डिसीजंस को क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल डिसीजन। ये अफेक्ट करते हैं लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस को, इसलिए ये भी आपके करेक्ट होने चाहिए। चलो, कैपिटल बजटिंग डिसीजन को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं? फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो क्या होता है? कैश रिसीट एंड, सर जिस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाला हूं वहां से इनफ्लो कितना आने वाला है और आउटफ्लो, तो इनफ्लो होना चाहिए ज्यादा, तभी तो इन्वेस्ट करोगे ना। सिंपल सी बात है यार। देखो यहां पर कौन से प्रोजेक्ट में लगाओगे? हाँ, प्रोजेक्ट नंबर 2 में, क्योंकि इसका नेट जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू अदर। चलो अगला क्या है? तो रेट ऑफ रिटर्न जो होना चाहिए वो होना चाहिए कॉस्ट से ज्यादा। ठीक है साहब, बढ़िया यार, समझते हो। दूसरा कौन सा है? इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। तो आपने किस बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है? क्या आपका क्राइटेरिया रिस्क है? अगर आपका क्राइटेरिया रिस्क है तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे जिसमें रिस्क सबसे कम हो। अगर आपका क्राइटेरिया रिटर्न है
अर्निंग है तो सबसे ज्यादा अर्निंग जिसमें होगी उसमें करोगे। तो आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये था आपका कौन सा डिसीजन, इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है फाइनेंसिंग, पैसा कहां से लाएं। पैसे लाने के दो ही सोर्स होते हैं, ऑनर्ड फंड एंड बोरोड फंड। बिजनेस के मालिक जो पैसा देते हैं उसको बोलते हैं ऑनर्ड फंड, पैसा जो बाहर से लाएं उसको बोलते हैं बोरोड फंड। सस्ता कौन सा, बोरोड फंड सस्ता होता है ड्यू टू टैक्स डिडक्टेबिलिटी ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट। जब आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हो तो उस पर आपको मिलता है टैक्स बेनिफिट, उस वजह से डेट हो जाता है चीपर सोर्स। लेकिन आपको डेट तभी लेना है जब कंपनी की अर्निंग हो बढ़िया, नहीं तो गए थे पता चले डेट लेके फायदा कमाने, पड़ गया उल्टा नुकसान। इसलिए वो भी आपको ध्यान रखना है। चलो मालिक, चलो चलो चलो। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, क्या क्या ध्यान रखना है, कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंट्रोल कंसीडरेशन, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। वाह, हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि एक दो मैं पूछ लूं तुमसे। तो पहला आता है साहब, फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है। सर फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो आपने इनकर करनी पड़ती है सोर्स से पैसा अट्रैक्ट करने के लिए। लोन पर लगने वाली प्रोसेसिंग फीस इज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट, उस पर लगने वाला इंटरेस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट, ऊपर वाली ये चलेगा। अब एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं, सर अगर लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बिजनेस में ज्यादा हो तो कौन सा सोर्स यूज करना है। आंसर इज ऑनर्ड फंड। अगर आपके पास ऑलरेडी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो अगर आपने बोरोड ले लिया तो इंटरेस्ट भी क्या है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग है, पहले से ही ज्यादा है। और तो अगर लेवल ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो ऑलवेज प्रेफर ऑनर्ड कॉस्ट, मतलब इक्विटी। चलेगा साहब, बहुत बढ़िया। चले तीसरा डिसीजन कौन सा है, डिविडेंड। क्या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी है। आंसर इज नो। अगर होता तो सर हम थोड़ी डिसाइड कर रहे होते फिर। सर डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट। सो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज डिविडेंड। डिविडेंड बांटना चाहिए कि नहीं बांटना चाहिए डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर, जिसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। पहला अर्निंग, क्योंकि मालिक आप डिविडेंड अगर दे रहे हो तो करंट ईयर में कुछ तो प्रॉफिट अर्निंग होनी। पता चले अर्निंग नहीं है तो फिर डिविडेंड कहां से दोगे, क्योंकि डिविडेंड दिया जाता है प्रॉफिट में से। दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, अगर आप हर साल मिनिमम एक पॉसिबल तो अर्न करते ही हो, मतलब अर्निंग आपकी स्टेबल है, तो आपको डिविडेंड बांटने के बारे में सोचना, अदरवाइज फिर रुक जाओ। अगला क्या है, अच्छा आपकी कंपनी का ट्रेंड क्या है, क्या आप हर साल डिविडेंड देते हो तो इस साल भी दो, नहीं सर हम हर 2 साल में डिविडेंड देते हो तो हर साल 2 साल में दो। आपका अगर कोई ऐसा ट्रेंड है तो आपको उस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन के पास बेटा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो डिविडेंड बांटने से बचना चाहिए। फंड को सिक्योर करके रखोगे तभी तो अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर पाओगे। कैश फ्लो पोजीशन, क्योंकि डिविडेंड जब बांटोगे तो देयर इज अ आउटफ्लो ऑफ कैश, तो उतना कैश होना भी तो चाहिए। हाँ आगे, शेयर होल्डर्स, आपका शेयर होल्डर कौन सा है, क्या उसको डिविडेंड अच्छा लगता है, हाँ तो डिविडेंड दे दो। अगर उसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अच्छा लगता है तो डिविडेंड मत दो, फिर उसकी इक्विटी शेयर की वैल्यू बढ़ा कर दो। टैक्सेशन पॉलिसी, सर डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने में लगता है टैक्स, अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर टैक्स ज्यादा लग रहा है तो डिविडेंड बांटने से बचना चाहिए। ऐसा कोई टैक्सेशन का इशू नहीं आ रहा तो डिविडेंड बांट देना चाहिए। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, जैसे ही आपकी डिविडेंड पॉलिसी अनाउंस करोगे स्टॉक मार्केट में कुछ तो रिएक्शन आएगा, आपको लगता है ये पॉजिटिवली हमारे लिए काम करेगा तो डिविडेंड बांट देना चाहिए, और आपको लगेगा कि नहीं जैसे ही मैंने डिविडेंड बांटा हमारे लिए वो नेगेटिव इंपैक्ट लाएगा तो डिविडेंड बांटने से बचना चाहिए। एक्सेस टू कैपिटल, कल को आप डिविडेंड बांट दोगे तो आपके यहां तो फंड बचेगा नहीं, और कल को आपको जब फंड की जरूरत पड़ेगी तो क्या कैपिटल मार्केट में आप इजीली वापस से पैसा ला सकते हो, हाँ सर इजीली पैसा लाया जा सकता है तो फिर डिविडेंड बांट दो। और आपको लग रहा है कि नहीं कैपिटल मार्केट में एक्सेस हमारे लिए टफ है तो फिर डिविडेंड बांटने से बचना चाहिए, और डिविडेंड का जो पैसा उसको रिजर्व के रूप में मेंटेन रखना चाहिए। लीगल कंस्ट्रेंट, सर सेक्शन 123 से लेकर 127 तक जाते हैं डिविडेंड से रिलेटेड कंपनीज एक्ट के, वो सेक्शंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और लास्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल,
अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी थर्ड पार्टी से कर रखा है और उसमें कुछ डिविडेंड से रिलेटेड अगर कोई प्रोविजंस हैं, तो आपने डिविडेंड बांटते समय उन बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे मैंने हमेशा एग्जांपल दिया है कि आपने कंपनी ने बैंक से लोन भी ले रखा है और लोन के एग्रीमेंट में लिख रखा है कि कंपनी जब भी डिविडेंड बांटेगी पहले हमारा इतना परसेंट से फॉर 10% लोन को रीपे करेगी। तो आप डिविडेंड कब बांट सकते हो? जब एटलीस्ट लोन रीपे करने के बाद। अगला कॉन्सेप्ट मालिक, फाइनेंशियल प्लानिंग। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि जब भी वो बोलेंगे आइडेंटिफाई दी कॉन्सेप्ट, तो मैं आंसर लगेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेकिन आंसर होगा फाइनेंशियल प्लानिंग। तो सर इसका मतलब हम फाइनेंशियल प्लानिंग ही लिख देंगे? नहीं, जब तुम फाइनेंशियल प्लानिंग लिखोगे उसका आंसर होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इससे अच्छा क्या है सर? समझ लो, ऐसे तुक्का फिकेशन मत करो। चलो साहब, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है सर? तो एक काम करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इन दो पर्पस के लिए ही काम करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पहला, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेन एवर दीज आर। सर जब जब जितना जितना पैसे की जरूरत होगी तब तब उतना उतना पैसा अवेलेबल रहे, यही काम है किसका? फाइनेंशियल प्लानिंग का। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरी। सर ये भी इंश्योर करना कि फर्म रिसोर्सेज को अननेसेसरी रेज ना करे। अननेसेसरी रेज करेगी तो अननेसेसरी कॉस्ट भी पे करनी। तो ये दो ऑब्जेक्टिव के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग काम करती है। चलो साहब, चलो इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के, एक बार आप देख लीजिएगा। ये होमवर्क है आपके लिए। और बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर। सर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? मिक्स बिटवीन बोरोड फंड एंड ऑनर्ड फंड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। यहां पर ईपीएस निकालना सिखाया था, आपको याद है? कैसे निकलता है ईपीएस? सर सबसे पहले लेते हो आप ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, माइनस करते हो उसमें से इंटरेस्ट, तो आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से आप माइनस करोगे टैक्स, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड बाय करोगे नंबर ऑफ शेयर्स, तो आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। हो सर एक कंसेप्ट होता है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है डेट अपॉन इक्विटी। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है डेट अपॉन। सर जैसा मैंने बोला, अगर कंपनी की अर्निंग बहुत अच्छी है ना, अर्निंग शानदार है, तो आप हमेशा ध्यान रखो उनको डेट ज्यादा रखनी चाहिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्योंकि डेट होती है चीपर सोर्स। तो उससे क्या होगा सर? अर्निंग बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और अल्टीमेटली आप लीड करोगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को ना। यही तो हम करना चाहते हैं। लेकिन अगर अर्निंग अच्छी ना हो तो डेट से बचना। आओ साहब एक लाइन पढ़ लेते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीजेज, मतलब डेट आप बढ़ाओगे, द कॉस्ट ऑफ फंड। आप समझो इस बात को, अगर आपको समझ में आती हो तो। सर अगर आप फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ा रहे हो, इसका मतलब है आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट बढ़ा रहे हो। जब डेट ज्यादा होगी, डेट ज्यादा मतलब सस्ता वाला ज्यादा है, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी? कम, मतलब सस्ती। यही तो लिखा है देखो। बट फाइनेंशियल रिस्क क्या होगी? तो फाइनेंशियल रिस्क क्या कहलाती है मालिक? कि कल को आप अपने ऑब्लिगेशन जो है ना उनको रीपे करने में फेल हो जाएं, उस रिस्क को बोलते हैं फाइनेंशियल। क्योंकि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में आपने डेट भर भर के रख रखी है, कल को इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाए तो, लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए तो, ये पॉसिबिलिटी को ही बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। क्योंकि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ज्यादा है तो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कम होगी, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगी ज्यादा। समझते क्या बात को? कि मेरे को ही समझ में आ रहा है? मेरे को तो बचपन में ही आ गया था बेटा। चलो कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना? सबसे पहला कैश फ्लो पोजीशन, दूसरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आपका ईबीआईटी कितने टाइम इंटरेस्ट को कवर कर सकता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लेकिन हमें तो डेट को भी कवर करना था, तो एक और नया कॉन्सेप्ट आया, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ठीक है मालिक? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ डेट, रेट ऑफ टैक्स, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक बार पढ़ लेना है, चलेगा? मुझे ये बताओ सबसे बढ़िया डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है? 2:1, करेक्ट है। और ज्यादा अगर कल कोई ज्यादा मार्क्स में आए तो आप हमेशा लिखिएगा कि वो डेट इक्विटी रेशियो हमारे लिए बढ़िया है जिसमें कंपनी की अर्निंग बढ़े, वो हमारे लिए सबसे सुटेबल होता है। अरे चलेगा क्या? दौड़ना चाहिए सर, कैसी बात कर रहे हो आप हैं? फिर आता है साहब फिक्स्ड वर्सेस वर्किंग कैपिटल। वो पैसा जो आप फिक्स्ड असेट्स पर लगाते हो उसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल।
और जो आप डे टू डे ऑपरेशंस के लिए लगाते हैं उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। लेकिन बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगी कम लगेगी, वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी कम लगेगी, ये भी डिपेंड करता है कुछ बातों के ऊपर, उसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। चलेगा क्या? अरे हाँ, ये देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल पहले तो डिपेंड करती है नेचर ऑफ बिजनेस पर। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो ऑब्वियसली बात है फिक्स्ड कैपिटल लगेगी ज्यादा, अगर आपका ट्रेडिंग है तो फिक्स्ड कैपिटल लगेगी कम। दूसरा है स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगर बड़े लेवल पर काम करोगे तो फिक्स्ड कैपिटल भी लगेगी ज्यादा, छोटे लेवल पर काम करोगे तो कैपिटल लगेगी कम। चॉइस ऑफ टेक्निक, अगर कैपिटल इंटेंसिव होगी तो कैपिटल लगेगी क्योंकि मशीन ज्यादा खरीदनी पड़ेंगी, लेबर इंटेंसिव हो तो, क्या बात समझ में आ रही है? तो एक बार ये देख लें, अगर आपको किसी में भी डाउट रहेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, डाइवर्सिफिकेशन, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, और सेम आता है सर वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का आपने फॉर्मूला देखा होगा, चलेगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होते हैं सर? सबसे पहला तो वही नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस साइकिल, सीजनल फैक्टर, प्रोडक्शन साइकिल, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड, केस स्टडी फॉर्म में आते हैं इसलिए ध्यान रखना, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, लेवल ऑफ कंपटीशन और इन्फ्लेशन। अब इसमें ना मैं दो क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया बता देता हूं जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आने चाहिए। थोड़ा सा आप मुझे समय दें। एक क्वेश्चन है बेटा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, एक क्वेश्चन आप लिखें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, और जब आप लिख रहे होंगे तो बढ़िया सी चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आएगा, अब तुम सोच रहे हो कि इसका आंसर और बता ही दो, है ना? हाँ, फाइनेंशियल लीवरेज ही बेसिकली होता है। तो कल को इसको ऐसा भी बोले ना कि फाइनेंशियल लीवरेज और ये दोनों एक ही बातें हैं, फाइनेंशियल लीवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी दोनों ही एक ही बातें होती हैं। चलेगा क्या? चलेगा? तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रिफर्स टू, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी रिफर्स टू increase in profit earned by, increase in profit earned by, increase in profit earned by equity shareholders, earned by equity shareholders due to the presence of, due to the presence of fixed financial charges, due to the presence of fixed financial charges like interest, like interest। तो आप अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल लीवरेज बोले तो सर डेट अपॉन इक्विटी। अगर मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में मैंने डेट ज्यादा रखी तो मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगी, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आएगी मतलब मुझे कॉस्ट पड़ रही सस्ती, मैं कमा रहा हूं ज्यादा, तो अर्निंग होगी ज्यादा। वही होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। लेकिन ध्यान क्या रखना, अर्निंग ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप डेट को ज्यादा यूज करेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। चलेगा साहब? तो इन क्वेश्चन को आपको करके जाना है। एक क्वेश्चन और याद हो, मैंने बहुत पहले आपको सैंपल पेपर में से देखकर बताया था कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस से रिलेटेड, वो क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइए क्योंकि सैंपल पेपर में और नया क्वेश्चन है वो, सो एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बना रखा है, तो आप वहां देख लीजिएगा, और उसकी लिंक मैं इसके साथ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलेगा? चलें साहब, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।